चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। तो बेटा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बायोलॉजी टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। बायोलॉजी टर्म्स किसने दी? लेमार्क एंड ट्रेवियर्नस ने। और बायोलॉजी टर्म्स को अगर हम ब्रेक करें तो हम दो हिस्सों में इसको तोड़ेंगे। बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी। मीन्स branch of science which deals the study of livings is called biology। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की सबसे पुराना जो लिटरेचर है वो एरिस्टोटल ने दिया था। सबसे पहले ओल्डेस्ट लिटरेचर जो बायोलॉजी का है एरिस्टोटल ने दिया। कैसे हुई? इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम यानी कि एनिमल्स की हिस्ट्री। सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर यही है, इसीलिए एरिस्टोटल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, क्योंकि एनिमल्स के बारे में सबसे पुराना अगर लिटरेचर मिलेगा तो एरिस्टोटल की बुक में मिलेगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम में। ऑफ कोर्स बायोलॉजी में जूलॉजी भी बायोलॉजी के अंदर ही आता है, तो हम कह सकते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी भी किसको कहेंगे? एरिस्टोटल को। और एरिस्टोटल जो है वो, इनको हम अरस्तु भी बोलते हैं, और जो अलेक्जेंडर और सिकंदर महान, जो उनके गुरु कौन थे? एरिस्टोटल ही थे। इनको ज्योग्राफी की भी अच्छी नॉलेज थी। और जो इन्हीं का स्टूडेंट था थियोफ्रास्टस। इन्होंने प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। लिटरेचर, ओल्डेस्ट लिटरेचर जो मिलता है एरिस्टोटल के स्टूडेंट का प्लांट के बारे में मिलता है थियोफ्रास्टस का। इन्होंने बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, यानी कि प्लांट्स की हिस्ट्री अगर बहुत पुरानी मिलती है तो थियोफ्रास्टस की मिलती है। इन्होंने करीबन 480 प्लांट्स को क्लासिफाई किया था सबसे पहले, और इनके बारे में इन्होंने ही लिखा था, इसलिए हम कह सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी। कौन है? थियोफ्रास्टस। और फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी वो एरिस्टोटल है। अब कई कंफ्यूजन भी रहते हैं, जैसे अक्सर कंपटीशन में बच्चे पजल भी हो जाते हैं। आपने जो बुक पढ़ी है वो पढ़ी है, एक तो पढ़ी है स्पीसीज प्लांटेरम, वो कार्लस लाइनस ने लिखी थी। यहाँ पे बात कर रहे हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम की। और यहाँ पे जो एरिस्टोटल ने हिस्टोरिया एनिमेलियम के अलावा एक बुक और लिखी थी, स्केला नेचरे। नेचर के बारे में इन्होंने जो है इस बुक में लिखा था। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी, बायोलॉजी, सब कुछ। तो
बच्चे इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सिस्टम नेचरे बुक लिखी थी, वो भी कार्लस लाइनस ने लिखी थी। तो अक्सर कंपटीशन में इससे जुड़े हुए जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एरिस्टोटल है वो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी क्यों बोले जाते हैं, उनकी जो बुक्स है, सबसे पुरानी जो बुक है और उनकी फर्स्ट बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, सबसे ओल्ड लिटरेचर बायोलॉजी का यही है। इसी वजह से इनको फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। जबकि इन्हीं के स्टूडेंट थियोफ्रास्टस ने बुक लिखी थी, करीबन 480 प्लांट्स का एक्सप्लेन किया था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ध्यान रहे, स्पीसीज प्लांटेरम से कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलो ये तो इंट्रोडक्शन था और कुछ हिस्ट्री थी बायोलॉजी को लेके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो बायोलॉजी है उसमें तो वो साइंस है जिसमें हम लिविंग्स को स्टडी करेंगे, तो हमें लिविंग्स के बारे में जानना जरूरी है। और लिविंग्स में सबसे पहले लिविंग्स की डेफिनेशन, और इसमें सबसे पहले अगर हमें कोई टेबल है उसके बारे में पूछें लिविंग या नॉन लिविंग, हम झट से कहेंगे नॉन लिविंग, लेकिन हम उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो डिफाइन कैसे करना है, तो हमें कंडीशन रखनी होगी कि एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन which shows growth, reproduction, metabolism and consciousness is called living। यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन करे, मेटाबॉलिज्म शो करे, और उसमें रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, यानी कि कॉन्शियसनेस हो, तो हम कहेंगे वो लिविंग है। तो इनमें, इन कैरेक्टर में ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जो लिविंग को बिल्कुल नॉन लिविंग से अलग करते हैं, यानी कि लिविंग को अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो वो सभी कैरेक्टर नहीं, ऑफ कोर्स ये सारे कैरेक्टर लिविंग के हैं, लेकिन लिविंग को डिफाइन करें ये सभी के सभी कैरेक्टर ऐसे नहीं है। हाँ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स ये डिफाइनिंग है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि या तो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, ये लिविंग ही हो सकता है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है सेल के अंदर होंगी, बायोकेमिकल रिएक्शन, वो ऑफ कोर्स टिपिकली सेल में या किसी लिविंग के अंदर ही मिलेंगी, नॉन लिविंग में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, बिल्कुल लिविंग को डिफाइन करेगा। और कॉन्शियसनेस, ये भी लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये लिविंग के कैरेक्टर हैं, लेकिन लिविंग को डिफाइन नहीं करेंगे। क्यों? जैसे अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ तो भाई जो सैंड ड्यून्स होते हैं, मिट्टी के टीले या रॉक्स होती हैं, वो बाहर से आके मिट्टी विंड या वाटर के थ्रू आके डिपॉजिट होती रहेगी, और इससे तो सैंड ड्यून्स या रॉक्स की ग्रोथ होगी, चेंज होगा उसमें। तो
तो यानी कि ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि भाई ग्रोथ जो है लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। हाँ, अगर हम ये कहें कि इंट्रिंसिक ग्रोथ या इंटरनल ग्रोथ, यानी कि अंदरूनी ग्रोथ, देखो ये जो ग्रोथ थी ये कैसी ग्रोथ थी? एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो हमें कहां मिलेगी? नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, बाहर से आके मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन किसी भी लिविंग के अंदर ग्रोथ होगी तो अंदर से होगी। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम कह सकते हैं जो टिपिकली लिविंग में मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ अगर दे रखा है ऑप्शन में, तब हम कह सकते हैं कि ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल ग्रोथ है, फिर हम नहीं कहेंगे कि ये लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। फिर इसी तरह से हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है भाई? सिंपल है। री, बायो में कहीं पे भी आए, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ पेरेंट्स लाइक प्रोजनी। पेरेंट्स जैसे बच्चे पैदा करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। तो सिंपल डेफिनेशन है, जब भी हम रिप्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ पेरेंट्स लाइक प्रोजनी। प्रोजनी क्या? बच्चे। भाई पेरेंट्स जैसे बच्चे पैदा करना ही क्या है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है वो सभी लिविंग करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑफ कोर्स लिविंग का कैरेक्टर है ये, तो हम इसको डिफाइनिंग में कर सकते, क्योंकि नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन मिले कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे वर्कर हनी बी है या म्यूल है, या फिर कुछ ह्यूमन कपल होते हैं पॉपुलेशन में। ह्यूमन पॉपुलेशन में कुछ कपल ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, स्ट्राइल कपल होते हैं। तो इसका मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर नॉन लिविंग की कैटेगरी में हो जाएंगे। तो इसी वजह से रिप्रोडक्शन को हम लिविंग का कैरेक्टर जरूर मानते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन को लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कंसीडर करेंगे। तो लिविंग जो है, लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या रहेगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड प्रायोरिटी पे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। और थर्ड प्रायोरिटी पे हम मेटाबॉलिज्म को ही कंसीडर करेंगे, किस लिए? लिविंग के डिफाइनिंग कैरेक्टर में। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का हमने बताया, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी, प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकती है, यूकैरियोटिक सेल भी हो सकती है। यानी कि बैक्टीरिया भी लिविंग है, प्रोकैरियोटिक सेल के बने हैं। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, वो भी लिविंग है। और इवन प्लांट, फंगी, एनिमल्स, वो भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, तो वो भी क्या है? सेल के बने हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरह से कम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर, वो लिविंग होंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस की, तो कॉन्शियसनेस के अंदर कॉन्शियसनेस में हमने देखा कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये तो सब में मिलेगा। बैक्टीरिया से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कहीं पे भी किसी भी किंगडम तक पहुंच जाएं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देंगे सभी ऑर्गेनिज्म।
लेकिन अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो वो केवल ह्यूमन बीइंग में माना जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही ऐसे हैं जो अपने बारे में कॉन्शियसनेस रखते हैं, सेल्फ के बारे में, बाकी और एनिमल्स को कंसीडर नहीं करते इस कैटेगरी में। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में कोई ऑप्शन रखा हुआ है सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो वो लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसको लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, कॉन्शियसनेस को लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर, क्योंकि ये तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो केवल ह्यूमन बीइंग में ही है और किसी में नहीं है, तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो इस तरह से कॉन्शियसनेस में भी हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कॉन्शियसनेस होगा वो डिफाइनिंग है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो लिविंग को डिफाइन नहीं करेगा। उसके बाद आ जाते हैं मेटाबॉलिज्म पे। तो मेटाबॉलिज्म जो है हम जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होती रहती है। इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ऑफ कोर्स ये जो रिएक्शन है दो तरह की होती हैं, कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स सिंपल में ब्रेक डाउन होते रहते हैं, या फिर सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा है कि जो बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये तो कैसी है? कैटाबॉलिज्म। और जहां पे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक दूसरे के नजदीक आके मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा मॉलिक्यूल, यानी कि एनाबॉलिज्म। ये दो ही तरह की रिएक्शन होती रहती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग सेल के अंदर। यही दोनों तरह की रिएक्शन के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी आ जाएगा और एनाबॉलिज्म भी आ जाएगा। यानी कि ये टिपिकली सेल के अंदर ही मिलेंगी, और कुछ एक्सेप्शन देखे गए हैं कि कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो आउटसाइड द सेल, इन विट्रो, यानी कि किसी ग्लास टेस्ट ट्यूब के अंदर भी परफॉर्म की गई हैं, कुछ, सभी नहीं। तो वहां पे डाउट आया, तो वहां पे साइंटिफिक कम्युनिटी ने यही डिसाइड किया कि जो टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कंसीडर किया था कि जहां मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी वही लिविंग सेल होगी। लेकिन अगर टेस्ट ट्यूब में कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर हो जाए तो हम टेस्ट ट्यूब को लिविंग नहीं कहेंगे, हाँ उस रिएक्शन को लिविंग कह सकते हैं। तो वो सभी ऐसी हजारों रिएक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, लेकिन वो सभी की सभी इन विट्रो नहीं हो सकती। इन विट्रो क्या होता है? बेटा विट्रो जो वर्ड है विट्रस से लिया गया है। विट्रस मींस ग्लास, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है अगर ग्लास ट्यूब के अंदर होगी तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि वो एक्टिविटी या कोई भी रिएक्शन है वो कैसी है? इन विट्रो। लेकिन अगर कोई भी रिएक्शन या एक्टिविटी किसी नेचुरल प्लेस में, कहीं पे भी जो नेचुरल प्लेस है वहां पे होगी, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इन वीवो। जो ओरिजिनल और नेचुरल प्लेस है वहीं पे अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इन वीवो। और अगर किसी ग्लास ट्यूब में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन विट्रो वर्ड यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो अगर हो जाएं तो उनको हम लिविंग नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन
रिएक्शन को लिविंग कह सकते हैं कि रिएक्शन लिविंग है, और मेटाबॉलिज्म को भी हम लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये भी डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स, ये भी लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। और अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कहें, ये भी लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, लेकिन ग्रोथ को केवल ग्रोथ लिखा है, वो लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, लेकिन हाँ कैरेक्टर है। लिविंग का एक टिपिकल कैरेक्टर कह सकते हैं, लेकिन डिफाइन करने वाला कैरेक्टर नहीं है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन, वो भी लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन लिविंग को डिफाइन नहीं करेगा। तो इस तरह से यहां से भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं कंपटीशन में, तो ये हमें अच्छे से समझना होगा कि कौन से कैरेक्टर हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं। चलो, ये तो बायोलॉजी में हमने डिस्कस किया है लिविंग्स के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि ये लिविंग्स आए कहां से, यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ। ऑफ कोर्स ओरिजिन ऑफ लाइफ हम 12th क्लास में पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके अगर हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सेंस बनेगा बायोलॉजी में, और कनेक्टिविटी बनेगी, कंप्लीट यूनिट हमें समझ में आएगी कि ये किस तरह से कैसे इवॉल्व होके बने हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लिविंग्स कैसे हुआ, तो कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, जैसे हमने इवोल्यूशन की या ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज में पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है ऑफ कोर्स सन का ही पार्ट है, और चारों तरफ से गैस के क्लाउड से कवर हो, जो अर्थ मास जो था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, और जो गैस थी वाटर कंडेंस हुआ, रेन हुई, गैस उनके साथ मिक्स होके अर्थ पे आई, और कुछ गैसेस जो हाइड्रोजन गैस है, मीथेन, अमोनिया गैस, इनमें रिएक्शन हुई हाई वोल्टेज थंडरिंग की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से। इनमें रिएक्शन से कुछ सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बने, और यही सिंपल बायोमोलिक्यूल जैसे अमीनो एसिड, शुगर वगैरह, और यही सिंपल बायोमोलिक्यूल्स आगे चल के कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। इस तरह से कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ने आगे चल के एग्रीगेट किया, और एग्रीगेट करके ए सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया, यानी कि पूरी सेल नहीं बनाई, अधूरा स्ट्रक्चर बना, ए सेलुलर स्ट्रक्चर, और इसी ए सेलुलर स्ट्रक्चर ने आगे चल के सेल को जन्म दिया, सेल की शुरुआत हुई। लेकिन हम यहां से ये तो समझ गए कि ये सब कैसे बने हैं, लिविंग बने कहां से हैं, नॉन लिविंग से। ये तो क्लियर है इससे कि नॉन लिविंग से ही लिविंग का ओरिजिन हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं ए बायोजेनेसिस। आगे हम इवोल्यूशन की कुछ थ्योरीज में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। ए बायोजेनेसिस मतलब, ए बायो का मतलब नॉन लिविंग, बायो मींस लिविंग, और उसके आगे ए लग गया तो नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग से जन्म हुआ है। जेनेसिस मतलब जन्म होना। तो ऑफ कोर्स ये तो क्लियर है कि जो हमारी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो थ्योरी है, इवोल्यूशन की थ्योरी है, वो किसको सपोर्ट कर रही है, ए बायोजेनेसिस को। इसमें नॉन लिविंग से ही लिविंग बने हैं, और हम इसी नॉन लिविंग और लिविंग की कैटेगरी में अक्सर हम किसको रख देते हैं, वायरस को। तो वो कहानी भी यहां पे समझेंगे। देखो बेटा, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो लिविंग्स है उनकी एक खास बात तो है
कि उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? सेलुलर। ये तो इनकी मेन कंडीशन है, तभी हम लिविंग कहेंगे। तो ये तो क्लियर है कि लिविंग सेल के बने हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। और जो नॉन लिविंग है वो तो सेल के नहीं बने होते, ऑफ कोर्स इनकी कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी? नॉन सेलुलर। इनकी कैसी होगी? नॉन सेलुलर। तो नॉन लिविंग तो क्या है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाएंगे और लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगी। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, वायरस जब किसी होस्ट के अंदर होगा, मान लो कोई होस्ट सेल है और होस्ट सेल के अंदर कोई वायरस है, तो होस्ट सेल के अंदर ये वायरस अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि होस्ट सेल के अंदर ये वायरस रिप्रोडक्शन भी कर रहा है और यानी कि ग्रोथ भी कर रहा है एक तरह से देखे तो। और ये तो किसके कैरेक्टर हैं? लिविंग वाले कैरेक्टर हैं। वायरस जब किसी होस्ट सेल में होगा तो वो कुछ लिविंग के कैरेक्टर शो करता है, लेकिन वायरस तो सेल का नहीं बना हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है सेल का। जो एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है वो वायरस में होता ही नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी कुछ लिविंग के कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्टेज को हम ना तो नॉन सेलुलर कह सकते ना ही सेलुलर कह सकते, ऐसी स्टेज को हम कहेंगे ए सेलुलर। अगर वायरस किसी होस्ट सेल में होगा तो कैसा होगा? ए सेलुलर। लेकिन अगर वायरस किसी होस्ट सेल में नहीं है, बाहर आउटसाइड कहीं पे भी पड़ा हुआ है केमिकल के तौर पे किसी पाउडर की फॉर्म में, तो इसमें वो लिविंग वाले कैरेक्टर भी नहीं होंगे और सेलुलर स्ट्रक्चर तो इनका होता ही नहीं है। तो तब ये वायरस क्या होगा? नॉन सेलुलर होगा। तब इसको ए सेलुलर नहीं कहेंगे। एनसीईआरटी में दोनों ही लाइनें दे रखी हैं। वायरस को जब एक्सप्लेन किया है, लाइन में नॉन सेलुलर भी मेंशन किया है, अगली लाइन में ए सेलुलर भी मेंशन किया है। तो बच्चे इनको क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो ध्यान रहे, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, वायरस दोनों ही स्टेज शो करता है। अगर वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं है तो वो नॉन सेलुलर है, और अगर किसी होस्ट सेल के अंदर है तो वायरस क्या होगा? ए सेलुलर टाइप का। लेकिन कभी भी वायरस सेलुलर यानी कि लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा हम वायरस को नॉन लिविंग और लिविंग के मिड में रख सकते हैं। वायरस के अलावा डीएनए या कुछ आरएनए वगैरह हैं, वो भी ए सेलुलर यानी कि मिड में रखे जा सकते हैं इस स्टेज में, क्योंकि उनका कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं है सेल की तरह। सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह से डीएनए का भी डुप्लीकेशन होगा, रेप्लिकेशन होता रहता है, तो वो भी एक तरह का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लिविंग की तरह कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो इस तरह से डीएनए, आरएनए, वायरस, आगे हम पढ़ेंगे वायराइड्स, प्रियोन, इन सबको हम लिविंग और नॉन लिविंग के मिड में रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम तो बायोलॉजी में लिविंग्स को स्टडी करते हैं, लेकिन वायरस भी एक तरह से लिविंग से कनेक्टेड है। कई तरह की बीमारियां प्लांट्स में, एनिमल्स में वायरस की वजह से होती हैं, तो ऑफ कोर्स हम इनको भी साथ में लेके पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी पूरी तरह से नॉन लिविंग नहीं है और ऑफ कोर्स ये लिविंग भी नहीं है। तो ए सेलुलर कैटेगरी को भी ध्यान में रख के, और ये एक तरह से लिविंग से कनेक्टेड है, इसलिए वायरस को भी यहाँ पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अब लिविंग्स पे। लिविंग्स का ओरिजिन नॉन लिविंग से हुआ है, और सबसे पहले लिविंग्स में क्या, हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे जो सबसे पहले सिंपल सेल
ओरिजिन हुआ। और वो सिंपल सेल बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल उसमें कोई न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था, सीधा सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए था। और कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं था, इवन कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं थी। जैसे आगे आपने कभी कभी इसमें सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, बहुत सारी ऑर्गेनली सेल में कैसी होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। ईआर है, गोल्गी बॉडी है, ऑफ कोर्स न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इन सब ऑर्गेनलीज में ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है। तो इस सेल में जो शुरुआत में हमारी अर्थ पे जो सेल बनी, उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं थी, इवन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं बना था। तो इस तरह की जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था, इस तरह की सेल को हमने नाम दे दिया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस। इसीलिए इस तरह की सेल को नाम दिया गया प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। और बैक्टीरिया का ये तो प्लूरल वर्ड है, ध्यान रखना बेटा। इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, बैक्टीरियम। एक सिंगल बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, बैक्टीरियम बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चनों में इस बारीकी पे भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि यही आगे चल के जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इवोल्व हुई कुछ। हमारी अर्थ पे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिज्म आए, फिर इन्हीं में कुछ बदलाव आया और इवोल्व होके ऐसे सेल बनी जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी आ गई थी और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। लेकिन डीएनए कैसा आ गया था, लीनियर। ध्यान दे, यहाँ पे कैसा डीएनए था, सर्कुलर। यहाँ पे डीएनए सीधा आ गया था, लीनियर डीएनए। और न्यूक्लियर एनवेलप बाउंड जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज आ गई थी। यानी कि एक तरह से ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल की शुरुआत हुई। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब ट्रू, कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था, ट्रू ऑफ कोर्स इसी को कहेंगे। तो इसी वजह से इन सेलों को नाम दिया गया यूकैरियोटिक सेल। जो ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल में, कुछ प्रोकैरियोटिक सेलों में बदलाव आया, इवोल्यूशन हुआ, तब ये बनी यूकैरियोटिक सेल। और इस तरह से यही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है आगे चल के इवोल्व होके मल्टी सेलरिटी अटेन करते हैं। और इस तरह से हमारी अर्थ पे कंप्लीट लिविंग डाइवर्सिटी इवोल्व होती है। कैसे, वो देखते हैं आगे। जैसे कि हमने अभी बताया कि जो लिविंग सेल, लिविंग्स में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, यानी कि बैक्टीरिया आए। और फिर इन्हीं में इवोल्यूशन होके कुछ एक में, इन्हीं से आगे चल के कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने। लेकिन ध्यान रहे, यूनिसेलुलर, एक सेल वाले। फिर इन्हीं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशन हुआ कुछ एक में, और उनमें मल्टी सेलरिटी आ गई। अब जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये हमेशा आपको यूनिसेलुलर ही मिलेंगे।
क्योंकि ये तो सिंपल सेल है। अगर इवोल्यूशन होगा तो इवोल्यूशन होकर इनमें मल्टीसेलरिटी नहीं आएगी, इवोल्यूशन होकर तो ऑफ कोर्स ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ये हमेशा आपको यूनिसेलर मिलेंगे। जितने भी बैक्टीरिया हैं, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, सभी में क्या मिलेगी, यूनिसेलरिटी मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किसी जेलेटिनस शीथ या जेली लाइक मटेरियल की वजह से, कवर की वजह से आपस में सेल चिपक सकती हैं और इस तरह से फिलामेंटस स्ट्रक्चर जरूर बना लेते हैं कुछ एक, लेकिन ये मल्टी सेलर में काउंट नहीं होगा, ये फिलामेंटस है, धागे जैसा। हाँ, इनके बाद जो इवोल्यूशन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बने हैं यूनिसेलुलर, और फिर उनसे इवोल्यूशन होके कैसे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने कहां रख दिया, मोनेरा किंगडम में। आगे डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये कैसे आए, क्या इनके पीछे हिस्ट्री रही है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं या बैक्टीरिया हैं, इनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। कौन से किंगडम में रख के पढ़ते हैं, मोनेरा किंगडम में। लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, उनको हमने कहां रख दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में। कहां पे रखा, प्रोटिस्टा किंगडम में। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है, यहीं से इसी में इवोल्व होके, इवोल्यूशन होके मल्टी सेलरिटी आई, और मल्टी सेलरिटी से ही प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और फंगी किंगडम बना। कैसे, देखो, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इसमें इसमें भी मोनेरा किंगडम की तरह न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत देखी जाती है। लेकिन हम आगे बताएंगे, इसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा किंगडम में सबसे ज्यादा होती है। ऑफ कोर्स प्रोटिस्टा में भी काफी है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। कैसे कि न्यूट्रिशन के आधार पे प्रोटिस्टा भी कई तरह के हैं। कैसे, ऐसे प्रोटिस्टा, यानी कि ध्यान रहे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, एक सेल वाले, लेकिन यूकैरियोटिक सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटिस्टा है। और जो प्रोटिस्टा है उनमें भी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा किंगडम की तरह काफी है, लेकिन उन जितनी नहीं कह सकते। सबसे ज्यादा मोनेरा किंगडम में ही पाई जाती है न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। वो हम डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा ऐसे न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करते हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स, यानी कि लाइट में अपना खाना खुद बनाने वाले प्रोटिस्टा। तो इनको तो हम कहेंगे प्लांटो जैसे प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आगे डिस्कस भी करेंगे, डायटम्स हैं, डाइनोफ्लैजलेट्स हैं, या और भी बहुत सारे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब क्या है, प्लांटो जैसे प्रोटिस्टा है, क्योंकि ये प्लांटो की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनको क्या कहेंगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। लेकिन न्यूट्रिशन के आधार पे, न्यूट्रिशन कैसा है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोऑटोट्रोप्स हैं। तो ये एक अलग तरह के प्रोटिस्टा है, प्लांटो जैसे प्रोटिस्टा है, लेकिन है ये एक ही सेल के। डायटम भी एक सेल के होते हैं, डाइनोफ्लैजलेट्स भी, क्लेमाइडोमोनास भी, क्लोरेला भी, ये सब क्या है, एक सेल के ही होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ही है। लेकिन कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो हेटरोट्रोप्स होते हैं।
यानी कि दूसरों से, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ट्रोप्स, ट्रोप्स किससे जुड़ा होता है, न्यूट्रिएंट से, जो दूसरों से खाना लेते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। खुद बनाने वाले तो ये थे, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोट्रोप्स थे। तो इनको तो हमने बोल दिया प्लांटो जैसे प्रोटिस्टा, लेकिन ये तो एनिमल जैसे हैं। जैसे हम दूसरों से खाना लेते हैं तो क्या है, हम भी हेट्रोट्रोप्स हैं। तो ऐसे प्रोटिस्टा जो हेट्रोट्रोफिक हैं, तो उनको हम कह सकते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। यस, इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कह सकते हैं। इवन इनके लिए एक बहुत अच्छी टर्म भी यूज की गई है, पहले एनिमल्स। प्रोटो मीन्स फर्स्ट और जोआ मीन्स एनिमल, यानी कि पहले एनिमल्स, यानी कि एनिमल की शुरुआत यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट सेल्स, एक एक सेल के जो प्रोटिस्टा थे, एनिमल जैसे थे, वो ही पहले एनिमल थे। तो वहां से नाम लिया हमने इनको प्रोटोजोआ। तो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को ही हम क्या कहेंगे, प्रोटोजोआ। और इन्हीं प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा होते हैं जो सेप्रोट्रोफिक होते हैं। जैसे फंगी आपने पढ़ी है, डेड डिकेइंग मटेरियल से खाना लेती है, ऑफ कोर्स वो भी हेट्रोट्रोफिक है, यानी कि दूसरे से ही खाना ले रही है, लेकिन कंडीशन है दूसरों से खाना ले रहे हैं लेकिन डेड डिकेइंग मटेरियल से ले रहे हैं। उसके ऊपर जो अपने एंजाइम स्प्रे कर रहे हैं और वहीं बाहर डाइजेस्ट हो रहा है फूड, और फिर डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह के मोड को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोफिक। यानी कि डेड डिकेइंग मटेरियल पे अगर कोई अपने एंजाइम वगैरह या डाइजेस्टिव जूस स्प्रे करे और फिर वो बाहर ही सड़ जाए, खाना बाहर ही ब्रेक डाउन हो जाए, फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाए, तो ऐसा मोड क्या कहलाता है, सेप्रोट्रोफिक। और आपको पता है खाने को तो अक्सर क्या, कौन खराब करता है, फंगी, क्योंकि वो सेप्रोट्रोफिक है। ऑफ कोर्स कुछ मक्खी जो है, हाउस फ्लाई जो होती है, ऑफ कोर्स वो एनिमल है और वो हेट्रोट्रोफिक है, लेकिन उसमें ये सेप्रोट्रोफिक मोड भी देखने को मिलता है। वो भी खाने पे बैठती है, कुछ एंजाइम स्प्रे कर देती है। तो ऐसा एनिमल में हम जो है एक यही एक खास एग्जांपल देखते हैं हाउस फ्लाई का, जो सेप्रोट्रोफिक भी मोड शो करती है। अदरवाइज सेप्रोट्रोफिक मोड किसका होता है, फंगी का होता है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं, खाने पे या कहीं पे भी डेड डिकेइंग मटेरियल पे जो है अपना जो है एंजाइम या जूस स्प्रे कर देते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि सेप्रोट्रोफिक मोड शो करते हैं। तो जो ज्यादातर सेप्रोट्रोफिक मोड के लिए फेमस होती है फंगी। तो कुछ प्रोटिस्टा ऐसे मिलते हैं, कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो ऐसे प्रोटिस्टा को क्या कहेंगे हम, भाई प्लांटों की तरह फोटोसिंथेसिस करने वाले को हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्टा बोला। एनिमल की तरह हेट्रोट्रोफिक हैं जो दूसरों से खाना लेते हैं, उनको हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ नाम दे दिया। तो सीधी सी बात है, जो फंगी की तरह सेप्रोट्रोफिक है प्रोटिस्टा, तो उनको हमने क्या बोल दिया, फंगी लाइक प्रोटिस्टा, यानी कि स्लाइम मोल्ड। इनको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। थोड़े स्लाइमी होते हैं और इनका जो एक पर्टिकुलर कलर वगैरह पाउडरी फॉर्म शो करते हैं, तो मोल्ड्स इसलिए यूज किया। तो यही फंगी लाइक प्रोटिस्टा ही क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। अब चलो, प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है, एक ही सेल के ऑर्गेनिज्म है, लेकिन आगे इवोल्यूशन से इनसे क्या हुआ, आगे जब इवोल्यूशन हुआ हजारों लाखों साल में इनमें बदलाव आया, तो जो ये स्लाइम मोल्ड्स थे यानी कि फंगी लाइक प्रोटिस्टा थे, इन्होंने तो धीरे धीरे मल्टी सेलरिटी डेवलप करके क्या बना लिया, फंगी किंगडम बना लिया। तो इनसे तो आगे चल के मल्टी सेलरिटी आ गई और क्या बन गई, फंगी किंगडम। और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा थे यानी कि प्रोटोजोआ थे, इनमें धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, मल्टी सेलरिटी आई, तो इनसे क्या बन गया, एनिमल किंगडम। और जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा थे, इन्हीं में धीरे धीरे मल्टी सेलरिटी आई, तो आगे चल के इनसे क्या बन गया, प्लांट किंगडम बन गया।
ये सब कनेक्टिविटी हम आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, कि किस किस तरह से बदलाव आके प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में भी कैसे कैसे प्लांट आते चले गए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप बनते चले गए। ऐसे ही बिल्कुल एनिमल किंगडम में सेम ऐसे ही प्रोटोजोआ में, किस प्रोटोजोआ में कैसे बदलाव आए और किस तरह से एनिमल किंगडम डेवलप होता चला गया। और सेम ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे कि जो स्लाइम मोल्ड या फंगी लाइक प्रोटिस्टा है, उनमें भी इवोल्यूशन होके किस तरह से फंगी किंगडम डेवलप हुआ है। तो कुल मिला के जो लिविंग्स हैं, आज हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, तो जैसे आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे कि जो लिविंग डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स हमारी ये यूनिट का नाम भी क्या है, लिविंग डाइवर्सिटी। और अगर हम अपनी अर्थ पे पूरी डाइवर्सिटी को देखें तो रॉबर्ट में आगे आप इकोलॉजी में पढ़ोगे तो करीबन जो है 7 मिलियन जो एस्टिमेट लगाया गया है कि करीबन 70 लाख स्पीसीज हमारी अर्थ पे हो सकती हैं। लेकिन ये एक साइंटिफिक जस्ट एस्टिमेट है। और जो ऑन रिकॉर्ड की बात करें कि हमने कितने के नाम रखे गए हैं, कितने को ग्रुप में अरेंज किया है, तो अभी तो मुश्किल से 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, यानी कि 17 से 18 लाख स्पीसीज जो हैं अभी ऑन रिकॉर्ड आई है। अभी स्टडी करनी काफी बाकी है। तो ऐसे में तो आप देखोगे कि करीबन 17 से 18 लाख स्पीसीज है। इनको कैसे समझा जाए, किस तरह से जो है इनको हम स्टडी कर सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा और कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन नहीं, ये आसान हो सकता है। कैसे? जैसे सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने 5 किंगडम लिविंग डाइवर्सिटी को सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से मोनेरा किंगडम बनेगा, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर जो होंगे यूकैरियोटिक होंगे, ऊपर से यूनिसेलुलर होंगे, उनसे प्रोटिस्टा किंगडम बनेगा। आगे चल के फंगी किंगडम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो बेटा मोनेरा किंगडम में अगर हम बात करें तो अभी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे कनेक्ट होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने बताया कि करीबन 1.7 से लेके 1.8 स्पीसीज जो है ऑन रिकॉर्ड है। 17 से 18 लाख स्पीसीज ही ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उनमें से मोनेरा किंगडम तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें पूरी तरह से, पहली बात तो हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे, और हमने कुछ किए भी हैं, लाखों स्पीसीज इनकी पता लगाई भी हैं। तो वो टोटल मोनेरा किंगडम के जो बैक्टीरिया हैं पूरी दुनिया में, उनका 1-2% ही हिस्सा है। तो ये तो इम्पॉसिबल है एक्सप्लोर करने। कारण कई हैं। एक तो हमारे पास जो कन्वेंशनल तरीके हैं पुराने टाइप के, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, हर बैक्टीरिया को हम पहले फील्ड से लाएंगे, लैब में कल्चर करें तो पॉसिबल नहीं है। कुछ बैक्टीरिया कल्चर हो जाते हैं, कुछ पॉसिबल नहीं है कल्चर करने। तो उनको सही टैक्सोनॉमी करना, उनकी क्लासिफाई करना मुश्किल है, नोमेनक्लेचर मुश्किल है। तो मोनेरा किंगडम हमारे लिए ये डाउटी बना रहेगा। हाँ, बाकी जो लिविंग्स हैं उनकी काफी स्टडी हुई है और करीबन 17 से 18 लाख स्पीसीज ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। तो मोनेरा किंगडम में जैसा कि हम जानते हैं कि हमने बताया कि इसमें बैक्टीरिया को रखा जाता है प्रोकैरियोटिक, क्योंकि मोनेरा किंगडम में कैसी सेल होंगी ऑर्गेनिज्म की, प्रोकैरियोटिक टाइप की, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होगी इनमें, और बिल्कुल सर्कुलर डीएनए मिलेगा इनका। अब इनमें हमने बताया कि जो बैक्टीरिया है इनमें इवोल्यूशन हुआ है। कैसे इवोल्यूशन हुआ? कि सबसे पहले जो बैक्टीरिया है, क्योंकि हमारी अर्थ पे
स्टार्टिंग में बायोमोलिक्यूल्स बने थे गैस की रिएक्शन से, सिंपल कॉम्प्लेक्स। तो अर्थ में पानी पे जो है पूरी तरह से भरा पड़ा था बायोमोलिक्यूल से, यानी कि खाने की कोई कमी नहीं थी, ऑर्गेनिक मटेरियल से भरा पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन में जो बैक्टीरिया बने या प्रोकैरियोटिक सेल बनी, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी खाने की। तो ऑफ कोर्स वो बना बनाया खाना ही यूज करेंगे। तो शुरुआत में जो बैक्टीरिया आए वो कैसे आए? कीमो हेट्रोट्रोप्स, यानी कि केमिकल से जो खाना बना हुआ था उसी से खाना लेने वाले। हेट्रो मीन्स दूसरों से खाना लेते हैं, खुद नहीं बनाते, उनको बोलते हैं। और केमिकल के बने हुए खाने से ही अपना काम चलाते थे। तो ऐसे बैक्टीरिया क्या थे? कीमो हेट्रोट्रोप्स। आज भी बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं। उस टाइम पे कुछ आज हम बोल देते हो एंशियंट टाइप के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, कुछ आर्के बैक्टीरिया भी इसके एग्जाम्पल। और इवन आज जो हमारे आज के टाइम पे भी जो बैक्टीरिया मिलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, जिनको यू बैक्टीरिया कहेंगे, आगे बताएंगे, तो वो भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कीमो हेट्रोट्रोप्स में रखे जा सकते हैं। इकोलाई को रख सकते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया को भी रख सकते हैं इसमें। इवन कुछ आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैं जो, उनको भी हम रख सकते हैं कीमो हेट्रोट्रोप्स में। तो पहले जो अगर इवोल्यूशन हुआ था, ओरिजिन हुआ था बैक्टीरिया का, तो कैसे बैक्टीरिया आए होंगे? कीमो हेट्रोट्रोप्स। फिर इनके बाद इवोल्यूशन हुआ हजारों लाखों साल बाद। ऑफ कोर्स वो खाने में कमी आई होगी, तो इन्हीं बैक्टीरिया में, कुछ एक बैक्टीरिया में बदलाव भी आया होगा, नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना। और नया इन्वायरमेंट कैसा था? उसमें ऑर्गेनिक फूड या फिर जो बायोमोलिक्यूल्स की कमी हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह के बैक्टीरिया आए? कीमो ऑटोट्रोप्स, यानी कि केमिकल तो बहुत थे, केमिकल से खुद खाना बनाने वाले। कीमो ऑटोट्रोप्स, ऑटो मींस सेल्फ, न्यूट्रिएंट्स, फूड, कि खुद खाना बना रहे हैं, लेकिन केमिकल के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिल रही है। यानी कि ये सिंथेसिस कर रहे हैं खाने का, लेकिन एनर्जी कहां से मिल रही है? केमिकल के टूटने से, यानी कि कीमोसिंथेसिस, केमिकल से, केमिकल एनर्जी से सिंथेसिस हो रहा है। तो ये क्या कर रहे थे ये बैक्टीरिया? कीमोसिंथेसिस कर रहे थे। जैसे सल्फर वाला बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, ये सब हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये सब क्या है? कीमो ऑटोट्रोप्स हैं। केमिकल के ब्रेक डाउन करते हैं, उससे एनर्जी मिलती है, उसी से अपना ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं। जैसे CO2 और H2O को जोड़ा जाता है, सिंथेसिस उसी से होगा ऑर्गेनिक मटेरियल का। तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिल रही थी? केमिकल के ब्रेकडाउन से। तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हुए। तो इस तरह से कीमो हेट्रोट्रोप से कीमो ऑटोट्रोप्स टाइप के बैक्टीरिया बने। फिर आगे चल के इनमें भी कमी आ रही थी, केमिकल भी कम होने लगा था, तो उनमें और बदलाव आया कि भाई केमिकल कब तक तोड़ के उससे एनर्जी लेते रहेंगे, उसकी कमी होने लगी, वो लिमिटिंग फैक्टर बनने लगा। समुद्र में जो है ये लिमिटिंग फैक्टर का काम करने लगे केमिकल। तो धीरे धीरे इनमें भी बदलाव आया कि एनर्जी का कोई और सोर्स होना चाहिए। और अब एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स यूज किया गया लाइट, सनलाइट। और इस तरह से फोटो ऑटोट्रोप्स आए। कैसे बैक्टीरिया आए? फोटो ऑटोट्रोप्स, यानी कि लाइट में अपने आप खाना बनाने वाले बैक्टीरिया। यानी कि ये कीमोसिंथेसिस नहीं, ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। यानी कि लाइट में, लाइट की एनर्जी से जो है ऑर्गेनिक फूड बना रहे थे, CO2 H2O को जोड़ के। लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए, कहां से मिल रही थी? सनलाइट से। लेकिन उसके लिए इनके पास पिगमेंट होना जरूरी था लाइट को ट्रैप करने के लिए। तो ऑफ कोर्स इन्हीं में से कुछ, जैसे सल्फर बैक्टीरिया था, तो यहां आके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ध्यान रहे, अगर सल्फर बैक्टीरिया बोला जाए तो वो कीमोसिंथेसिस करता है,
लेकिन अगर उसके सामने कोई कलर दे रखा है, भाई ग्रीन कलर है, पर्पल है, जो भी कोई भी कलर है, ऐसे खास करके यही मिलेगा, ग्रीन पर्पल, तो डेफिनेटली वो पिगमेंट है उसमें, वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। तो ऑफ कोर्स उनका सिंथेसिस कैसा होने लग गया है, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होने लग गया है, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये भी हमें कंपटीशन में ध्यान रखना है। कई बार पजल यहाँ पे किया जाता है कि भाई सल्फर बैक्टीरिया बच्चे ने पढ़ा है कीमो ऑटोट्रोप्स में, और यहाँ पे वहां पे जो क्वेश्चन आ गया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसको टिक लगा दिया। गलत है बेटा, ग्रीन या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया है। हाँ, इनमें जो सबसे परफेक्ट बैक्टीरिया है वो कौन से आए फोटो ऑटोट्रोप्स में, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीजीए। मतलब इनको हम सही मायने में साइनो बैक्टीरिया बोलते हैं। साइनो वर्ड जो है कॉपर से जुड़ा होता है, ब्लू कलर से जुड़ा होता है, कॉपर की वजह से ब्लूइश कलर होता है, तो वहां से ही ब्लूइश कलर के होते हैं। तो साइनो बैक्टीरिया जो हमारे तालाब वगैरह हैं या कोई टंकी वगैरह के अंदर या पानी में आपने जो भी काई देखी है, वो एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनो बैक्टीरिया है, रियल एल्गी नहीं है वो। रियल एल्गी अलग ही है, वो आगे डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम में। तो यहाँ पे साइनो बैक्टीरिया जो है वो, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है, ये फोटोऑटोट्रोप्स हैं, और ये लाइट एनर्जी का यूज करके फूड सिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये सब कीमोसिंथेसिस करते हैं। तो पहले कीमो हेटरोट्रोप्स आए, फिर कीमो ऑटोट्रोप्स आए, फिर तीसरे नंबर पे फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया आए, और लास्ट में अब कोई एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं थी, लास्ट में कैसे बैक्टीरिया बनने लगे, इवॉल्व होके हेटरोट्रोप्स, जो दूसरों से खाना लेते हैं। आज दुनिया भर के जितने भी बैक्टीरिया ऑलमोस्ट पैरासाइटिक हैं, जो बीमारियां करते हैं, या सेप्रोट्रोफिक हैं, जो डेड डिकेइंग मटेरियल से खाना लेते हैं, कोई भी किसी तरह की ये जो बैक्टीरिया जो दूसरों से खाना लेते हैं, वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो ये न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी आपने देखी है कि मोनेरा किंगडम में अलग अलग तरह की न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। कीमो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, किसी में कीमो ऑटोट्रोफिक होता है, किसी में फोटो ऑटोट्रोफिक, तो किसी में हेटरोट्रोफिक। और हेटरोट्रोफिक के अंदर भी पैरासाइटिक, सेप्रोट्रोफिक, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो मोनेरा किंगडम में सबसे ज्यादा मिलती है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा होती है, और इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये आपके एनसीईआरटी में भी मिलेगा, और अक्सर ये क्वेश्चन आपका आ भी जाता है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है, मोनेरा किंगडम में। क्यों? क्योंकि मोनेरा किंगडम में अगर हम देखें, दुनिया भर में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं। आज हमारे लिए प्लास्टिक वेस्ट बहुत चैलेंजिंग बन गया है, लेकिन आज भी हम प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया से, या बैक्टीरिया को सर्च कर रहे हैं कि उनमें कोई एंजाइम मिले जिससे हम उनको ब्रेक डाउन कर सकें। यानी कि दुनिया भर में कोई भी टिपिकल से टिपिकल एंजाइम या कोई ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की, तो हम कहाँ सर्च करते हैं, किसी न किसी बैक्टीरिया में मिल सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिल जाती हैं। तो फिर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मोनेरा किंगडम की होगी। और रही बात न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी की, तो वो हमने अभी डिस्कस किया है कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के हिसाब से भी देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मोनेरा किंगडम की है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में।
अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है, अब हमने डिस्कस किया मोनेरा किंगडम। अब मोनेरा किंगडम में हमने एक तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा बताई और दूसरी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी सबसे ज्यादा बताई। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटिस्टा में भी हम कहेंगे कुछ प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ प्रोटिस्टा हेटरोट्रोफिक हैं, कुछ प्रोटिस्टा सेप्रोट्रोफिक हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा हैं, हेटरोट्रोफिक हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा बोल दो या इनको प्रोटोजोआ बोल दो, और जो सेप्रोट्रोफिक हैं उनको हम फंगी लाइक प्रोटिस्टा कहेंगे। इवन कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा हैं जिनमें दोनों तरह का मोड मिलता है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, अगर लाइट नहीं अवेलेबल होती तो दूसरों से भी खाना ले लेते हैं, यानी कि दोनों तरह का, यानी कि मिक्सोट्रोफिक टाइप के, मिक्स टाइप का न्यूट्रिएंट लेने का तरीका हो सकता है, जैसे यूग्लिनोइड्स, ये भी प्रोटिस्टा है। अब आप कहोगे यहाँ पे भी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा एक ये अलग न्यूट्रिशनल मोड है, मिक्सोट्रोफिक ये एक अलग तरीका हो गया, दूसरे एनिमल्स जो है एनिमल की तरह दूसरों से खाना लेने वाले हैं उनका एक अलग तरीका हो गया, और जो फंगी की तरह सेप्रोट्रोफिक है वो एक अलग। तो आप कहोगे कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी तो प्रोटिस्टा में भी बहुत ज्यादा है। यस, इसमें भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो प्रोटिस्टा है यहीं से आगे चल के फंगी लाइक प्रोटिस्टा से फंगी किंगडम बन जाएगा, मल्टी सेलरिटी आएगी तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा से प्लांट किंगडम बन जाएगा, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ से एनिमल किंगडम बन जाता है। यानी कि प्रोटिस्टा से कब फंगी किंगडम बन रहा है, कब प्लांट किंगडम डेवलप हो रहा है इवॉल्व होके, कब एनिमल किंगडम डेवलप हो रहा है, क्लियर ही नहीं है, बाउंड्रीज, डिफाइनिंग बाउंड्रीज नहीं है इस किंगडम में। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर ये पूछा जाए कि ऐसा किंगडम जिसमें बाउंड्री क्लियर नहीं है, बाउंड्री अनडिफाइंड है और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, तब तो ये बताया जाएगा आंसर। दो बात पूछी गई है कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी ज्यादा है जिसकी, और बाउंड्री अनक्लियर है, फिर तो आंसर प्रोटिस्टा है। और केवल यही पूछा जाए कि न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, तो मोनेरा किंगडम ही है। देखो, अलग अलग पूछा जाए मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तब भी मोनेरा किंगडम है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पूछा जाए तब भी मोनेरा किंगडम की मिलती है। लेकिन दो कंडीशन पूछी गई है साथ, कि बाउंड्री क्लियर नहीं है, अनक्लियर बाउंड्री है, अनडिफाइंड बाउंड्रीज हैं, और न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी ज्यादा है। ऐसा किंगडम कौन सा है? तो उस क्वेश्चन का जवाब होगा प्रोटिस्टा किंगडम। और ये आपने देख ही लिया यहाँ पे कि भाई जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है इवोल्व होके प्लांट किंगडम बना रहे हैं, फंगी लाइक प्रोटिस्टा इवोल्व होके फंगी किंगडम बना लेते हैं, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ है वो इवोल्व होके एनिमल किंगडम बना लेते हैं। तो यहाँ पे तो बाउंड्री क्लियर ही नजर नहीं आ रही है, इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो अनडिफाइंड या अनक्लियर बाउंड्री किस किंगडम की है? प्रोटिस्टा किंगडम की। तो इस तरह से मोनेरा किंगडम की कुछ खास बातें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे लिविंग डाइवर्सिटी में। प्रोटिस्टा किंगडम की, फंगी, प्लांट्स और एनिमल किंगडम, इनको सेपरेटली डिस्कस किया गया है, जैसे सेकंड चैप्टर में फंगी किंगडम, थर्ड चैप्टर में प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर में एनिमल किंगडम। यानी कि कंप्लीट यूनिट में हम सब यही डिस्कस करने वाले हैं, सब कंबाइन हो जाएंगे और एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। तो जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे कि जो लिविंग डाइवर्सिटी है हमारी, वो कितनी है? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। बेटा ध्यान देना है, कई बार आपको कंपटीशन में यहाँ मिलियन की जगह पे बिलियन दे देते हैं, वो गलत है।
आप थोड़ा इतनी बारीकी से ध्यान नहीं देते हो तो गड़बड़ हो जाती है क्वेश्चन में। यानी कि 17 से 18 लाख ऑन रिकॉर्ड हमारी जो है स्पीसीज है। ये 2004 का डेटा है, जो जब हमारी ये एनसीईआरटी लिखी गई थी तब का। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका एक ही सिंपल तरीका है इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को समझने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है और उसकी क्लास में करीबन 100 बच्चे हैं, सब बच्चों के बारे में जानना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। पीटीएम में हर पेरेंट से कैसे डिस्कस करेगा। तो उस टीचर के पास सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? अगर वो टीचर अपनी क्लास में 3 ग्रुप बना ले, एक ए ग्रुप, एक बी ग्रुप और एक सी। जो सबसे अच्छा बच्चा है वो ए ग्रुप में फर्स्ट नंबर पे बिठा दिया जाए, फिर उससे बाद सेकंड नंबर 3 4 5 ऐसे नंबरिंग दे दे, A1 A2 A3 ऐसे ही। और ऐसे ही सेकंड जो ग्रुप है उसमें ऐसे ही नंबरिंग दे दे B1 B2 B3 इस तरह से। और जो थर्ड है उसमें C1 C2 C3 इस तरह से नंबरिंग दे दे। ये ऐसे कैसे क्यों किया टीचर ने? उसने सिंपल बनाने के लिए, सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन को बहुत ही इजीली हैंडल करने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। क्या किया? उसने कन्वीनियंट ग्रुपिंग की है। आसानी से कुछ ध्यान रखा कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनको ए ग्रुप में रख देते हैं, जो एवरेज बच्चे हैं उनको बी ग्रुप में रख देते हैं, और जो बिलो एवरेज बच्चे थे उनको सी ग्रुप में रख दिया। सबसे अच्छे ग्रुप में जो टॉप बच्चा है उसको नंबरिंग दे दी 1, सेकंड बच्चे को 2, इस तरह से A1 A2 A3 इस तरह से नंबरिंग दी गई है। ऑफ कोर्स ए ग्रुप के बच्चों में ऑलमोस्ट बहुत सारे कैरेक्टर सिमिलर है, सिंसियर है, इंटेलिजेंट है, रेगुलर है, ये सारे कैरेक्टर इस ग्रुप में है। एवरेज बच्चों में भी कुछ जो है फिक्स कैरेक्टर, कुछ खास कैरेक्टर होंगे, कॉमन मिलेंगे। और जो बिलो एवरेज है, निकम्मे हैं, रेगुलर हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वो सारे कैरेक्टर इनमें भी मिलेंगे। तो ऐसे में एक कन्वीनियंट ग्रुपिंग की गई है, और जो भी कन्वीनियंट ग्रुपिंग होती है, कन्वीनियंट ग्रुपिंग को ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लास के अंदर सैकड़ों बच्चों को ग्रुप में कन्वीनियंटली ग्रुप में अरेंज किया है, एक तरह से क्लासिफिकेशन की है, और कुछ रूल अपनाए हैं, कुछ सिद्धांतों के आधार पे उनको ऑर्डर में अरेंज किया है, जिससे अब अगले दिन पीटीएम है तो टीचर को कुछ नहीं बताना है, पेरेंट्स को बताना है कि बच्चे को क्या कोड मिला है क्लास में। अगर पेरेंट्स बताएंगे A3 A4 A5 जो भी है, तो टीचर को कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर बताने हैं। बच्चा रेगुलर है, अच्छे से ध्यान देता है, सब कुछ टाइम पे करता है, परफेक्टली उसने आराम से टीचर ने बता दिया, कुछ रटने की जरूरत नहीं थी, इवन ज्यादा डिटेल बताने की भी जरूरत नहीं थी, बस एक कोड बताने की जरूरत थी। उसने पूरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन आराम से बता दी। अगर कोई कोड अगर सी ग्रुप से मिलेगा C3 C4, तो वो उसके बारे में झट से बता देगा। टाइम पे नहीं आता है, रेगुलर नहीं है, ध्यान नहीं देता है, शरारत करता है, जो भी कैरेक्टर हैं इनके सबके धड़ल्ले से बताए जा सकते हैं। आराम से उसने इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड डेटा को सिंपल बना दिया। लेकिन कैसे? एक तो कन्वीनियंट ग्रुपिंग की, यानी कि क्लासिफिकेशन किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर में अरेंज किया। ऑर्डर में अरेंज करने पे ही ऐसा हो पाया। तो ऐसे ही बिल्कुल लिविंग डायवर्सिटी को समझने के लिए टेक्सोनोमी की जरूरत पड़ती है। टेक्सोनोमी जो है टेक्सिस वर्ड से लिया गया है, टेक्सिस और नोमी दोनों से जुड़ने से बना है। टेक्सिस का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंजमेंट, और नोमी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। या कोई रूल है तो रूल बोल दो, किसी रूल के अकॉर्डिंग या किसी लॉ के अकॉर्डिंग चले तो उसको बोलते हैं नोमी। यानी कि मान लो हमने
कुछ रूल बनाए, या कुछ रूल क्या थे, नॉलेज के बेस पे, सिंसियरिटी के बेस पे हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया और कन्वीनियंट ग्रुपिंग कर दी, और उसके बाद हमारे लिए तो आसान हो गया पूरा डेटा अच्छे से। तो क्या हम बायोलॉजी में भी ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास 17-18 लाख स्पीसीज ऑन रिकॉर्ड है। बायोलॉजी को भी यही आसान बनाएगा। और कौन बनाएगा? टैक्सोनॉमी। सबसे बड़ी बात यह है इसमें, टैक्सिस और नॉमी से बना है। ये टर्म किसने दी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, एपीडी कंडोल। ये टर्म किसने दी है? एपीडी कंडोल ने दी है। और टैक्सोनॉमी जो है वो कैसे परफॉर्म होगा वो हम डिस्कस करेंगे अब। और टैक्सोनॉमी ही एक सॉल्यूशन है जो लिविंग डायवर्सिटी को समझने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी।